तो कुछ कंपाउंड्स जिनके अंदर डी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वो भी कलर शो करते हैं। उसके बावजूद उसका रीज़न क्या था? चार्ज ट्रांसफर। जैसे KMnO4 या MnO4-, ठीक है। तो इसका जो कलर होता है वो पर्पल या पिंक भी कुछ किताबों में लिखा होता है, ये होता है। और इसके डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है। तो चेक करिए, डी में भी 0, N-1 डी NH, इसमें भी 0। तो इसके अंदर नो डी ट्रांजिशन। बेटा ये वाला लेक्चर तुम जो है ना वीडियो में देख लेना जरूर, ठीक है। बहुत डी ऑर्बिटल के बारे में बहुत डिटेल में जाएगा, इसलिए बता दिया था कि यही कोऑर्डिनेट नेक्स्ट चैप्टर जो लास्ट है हमारा उसमें भी रिपीट होने वाला है, ठीक है। डी ऑर्बिटल 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। इसको बोलते हैं Eg, इसको बोलते हैं T2g। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और उसको कहीं से लाइट मिल गई तो ये इस लाइट को एब्जॉर्ब करके यहाँ चला जाता है मोमेंटरीली, ठीक है। और उसके बाद फिर कुछ देर के बाद वापस आ जाता है। वापस आता है तो एनर्जी रिलीज कर देता है। तो जो एनर्जी रिलीज करता है वो वाली हमको दिखाई देती है, ठीक है ना। इसी वजह से हमको कलर दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे तो डी इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो यहाँ कैसे डी ट्रांजिशन हो रहा है? तो यहाँ पे डी ट्रांजिशन की वजह से कलर नहीं दिखाई देता है। यहाँ पे जो कलर दिखता है वो किस वजह से? चार्ज ट्रांसफर की वजह से। सेम इज द केस विथ Cr2O7 2-, इसके साथ भी यही होता है। इसके अंदर भी डी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, लेकिन इसका पास भी कलर होता है ऑरेंज। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर भी चार्ज ट्रांसफर होता है। क्या होता है चार्ज ट्रांसफर? मोमेंटरीली ऑक्सीजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन क्रोमियम के डी ऑर्बिटल में भेज देती है। तो जैसे ही डी ऑर्बिटल में वो जाता है फिर उसके बाद फौरन वापस आता है। तो उस ट्रांजिशन में एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। उस ट्रांसफर की वजह से कलर दिखाई देता है। चलिए, तो ये पुराना वाला था, ये हमने आपकी वजह से रिवाइज कर दिया। अब नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की टेंडेंसी टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, इनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं।
ये वाले देखे कंपाउंड FeCN6 3 माइनस NiCO4 AgNH3 ट्वाइस प्लस। इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं और कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही बनाते हैं। इसके ऊपर पूरा चैप्टर है जो कि नेक्स्ट चैप्टर है। ये ऐसा क्यों करते हैं? पहला, स्मॉल साइज। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनका कंपैरेटिवली स्मॉल साइज होता है। ठीक। दूसरा, वेकेंट डी और बाइटल। वेकेंट डी और बाइटल। ठीक है। कंपेयर टू एस ब्लॉक मेटल। एस ब्लॉक मेटल नहीं, ये सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, सिर्फ डी वाले बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका साइज एस ब्लॉक के मुकाबले में छोटा होता है। दूसरा, इनके पास खाली डी ऑर्बिटल होता है। ठीक है। तीसरा ये भी लिख सकते हैं कि हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी कल बताया था, एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from the atom या इंडिविजुअल एटम या गैसियस एटम, कुछ भी कह दीजिए, एक ही बात। ये वाला करा दिया था मैंने, कैटालिटिक प्रॉपर्टी वाला। देशो कैटालिटिक प्रॉपर्टी नहीं लिखिए फिर। कैटालिटिक डी ब्लॉक मेटल जो होते हैं वो आपने देखा है कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। निकेल, प्लेटिनम, प्लेडियम, कॉपर, जिंक, गिनती जितने भी हैं। इसका रीजन क्या है? बिकॉज दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लार्ज सरफेस एरिया। इनके पास सरफेस एरिया भी अच्छा ज़्यादा होता है, तो ये अपने ऊपर जो रिएक्टेंट्स हैं उनको एड्जॉर्ब करने में आसानी प्रोवाइड करते हैं, सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से। चलिए एग्जाम्पल में कैटलिस्ट में लिख लिया ना सब, प्लेटिनम, प्लेडियम, मोलिब्डेनम, आयरन, जितने पढ़े हैं कैटलिस्ट सब लिख डालिए। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड।
क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, हाँ, मान लीजिए एक एटम ये है, एक एटम ये है, ये छोटे छोटे बना देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कोई भी ट्रांजिशन मेटल है, उसके ये इंडिविजुअल एटम है। ये जो बीच में खाली जगह है ये वाली, these empty space is called interstitial space। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है कि जो छोटे एलिमेंट होते हैं, लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हो गया। तो इनके बीच में ये जो खाली स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस, इसमें ये छोटे छोटे एटम है जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये आकर के डिपॉजिट हो जाते हैं, इस खाली जगह को ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई। अच्छा, ये नहीं है कि आकर के 10 आएंगे कि इतने में, इतने एटम्स के बीच में 5 आएंगे, ऐसा कोई रेशो नहीं होता है। इसको बोलते हैं, जैसे कोई एक फिक्स रेशो के अकॉर्डिंग आएंगे। इधर देखिए, अगर फिक्स रेशो में आते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक रेशो। जैसे रिएक्शन में होता है कि 1 मोल इसका है, 2 मोल इसके हैं, तो इसके 1 मोल बन रहा है या 2 मोल बन रहा है ना, एक फिक्स होता है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक रेशो। क्या बोलेंगे? नॉन। तो दीज एटम्स गेट डिपॉजिटेड और ट्रैप्ड, लिखिए, these in small elements get trapped in the interstitial space। ठीक है, इन नॉन स्टाइकियोमेट्रिक रेशो, और नंबर भी लिख सकते हैं। अगर ये फिक्स होता कोई के 100 एटम के बीच में 10 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, ये फिक्स पैटर्न है, तो इसको हम स्टाइकियोमेट्रिक कहते हैं। ठीक है, चलिए, अब इससे होगा क्या? इससे होता यह है कि लोहा जो है वो स्टील बन जाता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील बन जाता है। उसकी जो प्रॉपर्टी है वो रिफाइन हो जाती है और अच्छी हो जाती है। आ रही बात समझ में? उसकी मेल्टिंग पॉइंट लिखिए, मेल्टिंग पॉइंट बाय दिस मेथड
या इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हैव बेटर प्रॉपर्टी देन देयर पेरेंट्स। लाइक इंक्रीज इन मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। डेंसिटी का क्या होगा अभिषेक? उतना ही स्पेस है उसमें और तुमने एटम घुसेड़ दिए तो बढ़ नहीं जाएगी? डेंसिटी विल इंक्रीज। और क्या होता है? लोहे में जंग लगता है, लेकिन जब वही आप इंटरस्टिशियल उसके अंदर कार्बन और डिफरेंट मेटल डाल करके स्टील, स्टेनलेस स्टील बना देते हैं तो उसमें जंग नहीं लगता है, तो इट बिकम्स रेजिस्टेंट टू कोरोजन। ठीक है, प्रोवाइड हार्डनेस टू मेटल्स। ये सब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। इतना डिटेल में फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने कभी नहीं पढ़ी जितना डी ब्लॉक को पढ़ा है। एक इसी से और मिलता जुलता है, उसको और देख लेते हैं। दैट इज कॉल्ड एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन, एलॉय क्या होते हैं? गुड। तो अलॉय क्यों बनाते हैं ये? बिकॉज दे हैव comparable sizes, therefore they can replace each other by they can replace
ये मेरा मेटल लैटिस है। तो अब क्या हुआ, इसके अंदर एक मेटल, मान लीजिए कॉपर है, मैंने कॉपर को निकाल करके इसमें टिन डाल दिया थोड़ा सा, क्योंकि साइज सेम है तो वो आकर के यहाँ पे आसानी से फिट हो जाता है। ठीक है, जिंक डाल दिया तो वो भी फिट हो गया। तो इस वजह से आसानी से क्या हो जाता है, एलॉय इनका बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे एलॉय में क्या कोई केमिकल बॉन्डिंग होती है? नहीं, एलॉय में कोई भी केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती। सिर्फ क्या होता है, एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस कर देता है, उसकी लैटिस। ये जो पोजीशन होती है जहाँ पे कोई एटम है, ये कहलाती है उसकी लैटिस। अब ये पूरा एक चैप्टर था पहले, अभी भी है एनसीईआरटी में, तो एटम क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट, बहुत अच्छा चैप्टर। तो उसमें ये सारा स्ट्रक्चर क्रिस्टल्स वगैरह का पढ़ाया जाता है। तो ये लैटिस कहलाता है। एक हटाया आपने यहाँ से, इस लैटिस से, और उसकी जगह दूसरा मेटल ला करके डाल दिया, और ये वाली इंटरस्टिशियल पोजीशन है। यहाँ पे आपने अगर कोई छोटे वाले, अब यहाँ पे बड़े वाले तो आ नहीं पाएंगे, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, यही सब आ पाएंगे छोटे एलिमेंट, इनको ला करके प्लेस कर दिया तो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बन जाएगा, जो कि हमने पढ़ लिया। और अगर यहाँ पे आपने मेन जो जिसका जो ये एलिमेंट है, उसी को एटम को रिप्लेस करके दूसरा एटम डाल दिया तो एलॉय बन जाएगा। ठीक है, तो लिखिए, ड्यू टू सिमिलर साइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स they have tendency to form alloy of each other by replacing the lattice position of one metal with another metal. और एलॉय जो होता है वो होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है। ये एक तरीके सॉल्यूशन है दो मेटल का, समझ गए? There is no chemical reaction between the different transition metals या एलिमेंट्स इन एलॉय फॉर्मेशन। कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। अब इसका एग्जांपल स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज। तो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। तो इसके लिए बधाई। अब हमको दो कंपाउंड पढ़ने हैं, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसकी प्रिपरेशन भी हमको पढ़नी है और इसके रिएक्शंस भी पढ़ने हैं। दूसरा हमको पढ़ना है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट।
इसकी भी प्रिपरेशन पढ़नी है और ये कौन कौन से रिएक्शन शो करता है वो पढ़ना है। प्रिपरेशन तो एक लाइन का रिएक्शन है, वो हो जाएगा। और ये जो केमिकल रिएक्शन शो करता है वो हम पहले से ही जानते हैं। क्या शो करता है? ऑक्सीडेशन। दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जिसके साथ भी रिएक्शन कराओगे उसी को ऑक्सीडाइज कर देगा बस। तो ये ऑल अबाउट डी ब्लॉक हो गया। तो आइए शुरू करते हैं। हम्म हम्म। पहले तो इसके और का नाम लिख लीजिए। K2Cr2O7। ऑक्सीडेशन स्टेट तो पता है 6+ होती है। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमाइट। स्पेलिंग सही है, यस, क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर से इसको बनाया जाता है। चलिए, क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला क्या होता है? FeCr2O4। ठीक है, कुछ भी नहीं तो वो पूछ लेगा क्रोमाइट और क्या होती है, तो ये फॉर्मूला देखा रहेगा तो बता देंगे। तो कैसे बनाते हैं? फर्स्ट स्टेप में क्रोमाइट लीजिए, FeCr2O4 प्लस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इससे रिएक्शन कराइए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये 8 होगा, ये 7 होगा। और क्या कर दिए? इसको रोस्ट कर दिए। चने को भूनते हुए देखा है? चने कैसे भुने जाते हैं? मूंगफली चने, बस वैसे ही इसकी रोस्टिंग कर दी। रोस्टिंग। तो ये बनाएगा Na2Cr O4 सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट प्लस Fe2O3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये 8 है, ये 2 है, ये भी 8। तो क्रोमाइड और को हमने क्या किया? सोडियम कार्बोनेट, जिसको के वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, उसके साथ मिला करके इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसकी रोस्टिंग की, तो हमको सोडियम क्रोमेट मिल गया। ठीक है, प्लस बाकी वो सब तो बाई प्रोडक्ट है। अब आइए सोडियम क्रोमेट लेते हैं, Na2CrO4। इसको
H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराइए तो ये बना देगा सोडियम डाइक्रोमेट Cr2O7। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट था, ये सोडियम डाइक्रोमेट है। सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है। बाकी बाई प्रोडक्ट भी लिख लीजिए, NaSO2SO4 प्लस H2O। देन सोडियम डाइक्रोमेट को Cr2O7, इसको KCl से रिएक्शन करा दिया तो ये हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट मिल गया। तो ये एक इसका प्रिपरेशन का तरीका है। इसमें दो तीन चीज़ें आपने सीख ली। एक तो ओर का नाम सीख लिया, और ये दोनों कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट और ये सोडियम क्रोमेट। क्योंकि इससे जो आयन मिलेगा वो CrO4 2 माइनस मिलेगा, और यहां से जो आयन मिलेगा वो मिलेगा Cr2O7 2 माइनस। ओके, बस इन्हीं दोनों आयंस का चलिए अब इसके हम लोग रिएक्शन देखते हैं जो ये ऑक्सीडाइज कराता है। तो हमारे सिलेबस में ये हो गया। चलें आगे। नेक्स्ट ये एक ये टेस्ट देता है, दैट इज कॉल्ड क्रोमाइल टेस्ट। क्रोमाइल टेस्ट क्या होता है? क्रोमाइल टेस्ट लिखिए, व्हेन पोटेशियम डाइक्रोमेट is heated with any ionic chloride and concentrated H2SO4, then red vapors of chromyl chlorides are obtained. Cr2O7, A2Cr2O7 प्लस कोई भी मैं आयनिक क्लोराइड ले लूँ। कौन सा लूँ? NaCl ले लेता हूँ, सबसे आसान। आप पोटेशियम क्लोराइड ले सकते हैं, बेरियम क्लोराइड ले सकते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड ले सकते हैं।
ठीक है, एनी आयनिक क्लोराइड। फिर H2SO4, इसको आप हीट करिए। हीट करने पे कोई टेम्परेचर हमको नहीं याद रखना है, क्या करना है, बस ये कंपाउंड Cr2O, नहीं, CrO2 Cl2, यह है क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल ये बन जाता है। और ये कैसे कलर का होता है, रेड वेपर। आयनिक क्लोराइड आप कोई भी ले लीजिए, NaCl, KCl, MgCl2, BaCl2, ओके। बैलेंस्ड रिएक्शन लिखना है तो ये 4 टाइम्स ये 6 टाइम्स, ये 2 टाइम्स हो गया। और यहाँ पे बाई प्रोडक्ट में क्या क्या बनेगा वो भी लिख दें, चलो वो भी लिख देते हैं। वो